वेलकम स्टूडेंट इन माय चैनल। मैं हूं रिचा और आज मैं आप लोगों को सी टेट, यूपी टेट और अदर स्टेट टेट में और अदर टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी, जो है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन, जैसे कि आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, तो आपका कोई टारगेट होगा कि आपको सी टेट क्वालिफाई करना होगा या यूपी टेट क्वालिफाई करना होगा। हो सकता है आप बीएड के स्टूडेंट हो या डीएलएड के स्टूडेंट हो, जो इस टॉपिक को समझना चाहते हो कि जिससे अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो इसीलिए आप एक्टिव हैं, इसी रीजन से आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये भी एक अभिप्रेरणा है। तो अभिप्रेरणा वो आंतरिक शक्ति होती है जो हमको अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए हम लोग समझते हैं अभिप्रेरणा को। अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, जैसे नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करना। कोई बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, जैसे आप लोग ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका टारगेट होगा किसी का इसमें कि सीटेट क्वालिफाई करना है, हमें अच्छी नौकरी पानी है जिससे आपको समाज में सम्मान मिले, अच्छी सैलरी मिले, आपकी सिक्योरिटी हो लाइफ की इकोनॉमिक रूप से। तो ये सब यही वजह है, इसी वजह से पढ़ाई कर रहे हैं। अब मोटिवेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मूवेवर या मॉटम शब्द से मिलकर बना है। मॉटम का मतलब होता है गति। गति का सेंस आप ले सकते हैं सक्रियता को, जिसकी वजह से कोई बालक, कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। अब ये मोटिवेशन भी दो तरह की होती है। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा, और दूसरी होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी बाह्य अभिप्रेरणा। अब आइए हम लोग इंटरनल मोटिवेशन को, आंतरिक अभिप्रेरणा को अच्छी तरह से समझेंगे कि आंतरिक अभिप्रेरणा है क्या। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो सुबह ही उठ गया, पढ़ाई करने लगा और वो पढ़ाई करता रह रहा है। उसके लिए उसके माता पिता किसी को कहने की जरूरत नहीं है। वो अच्छे से पढ़ रहा है, एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ला रहा है, तो वो बच्चा चाहता है कि वो अच्छे से पढ़ ले, अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए। किसी का टारगेट होगा कोई आईएएस बन जाए, कोई चाहता होगा मैं टीचर बन जाऊं, इस और जो है अपने देश के लिए कुछ कर सकूं, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं, अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकूं, अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं। और उस बच्चे को उसके माता पिता या किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि बेटा तुम पढ़ाई करो। तो यही अभिप्रेरणा है, ये इच्छा उस बच्चे के अंदर से आ रही है, ये मोटिवेशन उस बच्चे के अंदर से मिल रहा है। किसी बाहरी व्यक्ति को उसको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है। तो इसी को आप कह सकते हैं कि इंटरनल मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। अब आइए हम लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा के बारे में डिस्कस करते हैं कि बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है। कोई बच्चा है, वो थोड़ी देर पढ़ाई करता है, फिर कहता है रहने दो, चलो मूवी देख आते हैं, चलो खेल आते हैं, चलो कोई गाना सुन लेते हैं। अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं है, कोई टारगेट नहीं बनाया है। फिर उसके माता पिता उससे बोलेंगे बेटा आप पढ़ नहीं रहे हैं, चलिए पढ़ाई करिए, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, कुछ बनना है जीवन में, तो पढ़ना जरूरी है। अगर उस बच्चे के एग्जाम में मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसके टीचर कह रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे आप। तो वो बच्चा अब इस सब चीजों से अभी प्रेरित हो जाएगा और अब वो पढ़ाई करेगा। तो इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल मोटिवेशन या बाह्य अभिप्रेरणा। लेकिन इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा में एक डिफरेंस ये भी होता है कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो लंबे समय तक के लिए होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसके ऊपर किसी को फोर्स डालने की जरूरत नहीं है कि बेटा तुम पढ़ो, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, तो वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगा, वो एक दिन अच्छे मार्क्स लाएगा, अच्छी नौकरी पाएगा, समाज में सम्मान पाएगा, देश के लिए कुछ करेगा। तो ये अभिप्रेरणा लंबे समय तक के लिए रहती है, जो इंटरनल अभिप्रेरणा होती है, और इसकी वजह से व्यक्ति जीवन में अच्छे अच्छे लक्ष्य हासिल करते हैं, बड़े बड़े टारगेट अचीव करते हैं लोग, वो इसी इंटरनल मोटिवेशन की वजह से करते हैं। तो ये लंबे समय तक के लिए होती है।
और ये जो एक्सटर्नल अभिप्रेरणा होती है, जो कि किसी डर से कि अरे एग्जाम में फेल ना हो जाए, नंबर कम आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, या इसलिए पढ़े, अरे चलो पढ़ लिए लोग हमारी तारीफ करेंगे इसलिए पढ़ रहे हैं। टीचर माता पिता ने कहा कि बेटा तुम पढ़ो, टाइम इधर उधर बर्बाद ना करो, तो 8-10 दिन पढ़े अच्छी तरह से, फिर पुराने रास्ते पे चल दिए। तो ये जो एक्सटर्नल अभिप्रेरणा होती है, जो पुरस्कार, दंड, निंदा, इन सब चीजों की डर से जो होती है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो होती है, ये ज्यादा देर के लिए नहीं होती है। अब आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है अभिप्रेरणा के सिद्धांत की, वो है मैस्लो हायरार्ची नीड, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन अब्राहम एच मैस्लो ने 1968 और 1970 के बीच किया था। मैस्लो ने बताया था कि व्यक्ति की 5 तरह की आवश्यकताएं होती हैं। उसको उन्होंने एक सीरीज के क्रम में, एक हायरार्की के क्रम में, पदानुक्रम के क्रम में अरेंज किया था उन्होंने अपने सिद्धांत में, कि सबसे पहली जरूरत क्या है, उस जरूरत को पूरा होने के बाद किस चीज की नीड होती है, दूसरी पूरा हो गई तो तीसरे नंबर पे अब किस चीज की जरूरत होती है, फिर चौथी क्या होगी, चौथी पूरी हो गई तो अब व्यक्ति 5वीं किस बारे में सोचेगा। तो इसी के लिए उन्होंने एक पदानुक्रम व्यवस्थित करके पिरामिड के रूप में व्यक्ति की आवश्यकताओं को समझाया था। तो आइए हम लोग मैस्लो के हायरार्ची ऑफ नीड को, मैस्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम को हम लोग अब समझेंगे। सबसे पहले होती है व्यक्ति को दैहिक आवश्यकता होती है, शारीरिक आवश्यकता होती है, जो कि बेसिक नीड होती है, जैसे कि खाना खाना, पानी पीना, सांस लेना, ऑक्सीजन की जरूरत होती है हमें, रेस्पिरेशन। तो ये हमारी बेसिक नीड है जो हमें जीने के लिए बहुत जरूरी है। किसी को भूखा प्यासा रख दीजिए, खाना ना मिले किसी व्यक्ति को, तो वो जो है उससे कहिए कि चल के तुम 10 घंटा भाषण दो, तो नहीं दे पाएगा, या ऑक्सीजन ना मिले तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमारे जीवन के लिए जिन आवश्यकताओं की जरूरत होती है, जो बेसिक नीड होती है, उसको उन्होंने रखा, दैहिक आवश्यकता। अब जब दैहिक आवश्यकता, शारीरिक जरूरत पूरी हो जाती है, तो व्यक्ति अब सोचता है अपनी सुरक्षा के बारे में, कि सुरक्षा की अब उसको सेफ्टी की जरूरत होती है। इसके लिए वो नौकरी चाहता है, संसाधन, प्रॉपर्टी, स्वास्थ्य करता है, खाने को मिल गया, अब वो पढ़ाई करेगा नौकरी के लिए, जिससे अपनी लाइफ को सिक्योर कर सके, और प्रॉपर्टी सोचेगा कुछ, चलो मकान बना ले। अब ये आवश्यकता पूरी हो गई। अब नौकरी मिल गई, अब तीसरी आवश्यकता जो होगी, सुरक्षा की आवश्यकता पूरी होने के बाद आत्मीयता या स्नेह की आवश्यकता। तो इसमें अब इस स्टेज में नौकरी मिल गई, अब व्यक्ति अपने जीवन साथी के बारे में सोचेगा कि चलो किसी से शादी करते हैं, दोस्त बनाते हैं, परिवार के बारे में सोचेगा। अब वो स्नेह पाना चाहता है, स्नेह देना चाहता है। तो ये हो गई आत्मीयता या स्नेह की आवश्यकता, जिसमें वो जीवन साथी बनाता है। आप लोगों के भी बहुत अच्छे दोस्त होंगे जिनको आप बहुत मानते होंगे, आप लोग भी अपने परिवार को बहुत मानते होंगे, आप लोग के परिवार वाले आप लोग को बहुत मानते होंगे। इसकी जरूरत हर व्यक्ति को होती है। अब आत्मीयता और स्नेह की आवश्यकता पूरी होने के बाद व्यक्ति आत्मसम्मान के बारे में सोचेगा। मान लीजिए कोई लड़का है, अब उसकी नौकरी लग गई, तो वो सोच सकता है कि चलो अब अपनी शादी में हम दहेज नहीं लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अब वो अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचेगा। ये लड़की सोचेगी चलो मुझे नौकरी मिल गई, अब मैं सेल्फ डिपेंडेंट रहूंगी, मुझे अपनी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। जब आत्मसम्मान की आवश्यकता भी पूरी हो जाती है, तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता की बात आती है। इस आवश्यकता में व्यक्ति अपने हित से ऊपर समाज, राष्ट्र और देश के बारे में, विश्व के बारे में सोचने लगता है। जैसे कि आप मदर टेरेसा जो थी, उन्होंने सबकी सेवा के बारे में सोचा। भगत सिंह ने देश को आजाद करने के बारे में सोचा। साइंटिस्ट लगे रहते हैं कि अच्छी अच्छी चीजों का आविष्कार करें, दिन रात लगे रहते हैं कि लोगों के जीवन को सुविधाजनक बना सके। तो ये आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता में हालांकि इस स्टेज पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आत्मसिद्धि की आवश्यकता हर संस्कृति में सबसे टॉप पे यही आवश्यकता हो।
जैसे नॉर्वे और स्वीडन जैसी कंट्री है तो वहाँ अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छी तरह से जीवन जीना ही उनकी सबसे टॉप की प्रायोरिटी होती है, ना कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इसके अलावा जो है अभिप्रेरणा के जो अन्य सिद्धांत हैं, जैसे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो मैकडूगल ने दिया था, अंतर्नोद का सिद्धांत जो हल ने दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो सिगमंड फ्रायड ने दिया था, प्रोत्साहन का सिद्धांत वोल्स और कॉफमैन ने दिया था, शारीरिक क्रिया का सिद्धांत मार्गन ने दिया था और अधिगम का सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया था। तो इसमें मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और बाकी जो सिद्धांत है उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। नहीं तो अगर ये आपका लेक्चर जो है 1 घंटे से ऊपर का हो जाता। तो ये टॉपिक आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा बार बार और आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एग्जाम से तो क्वेश्चन श्योर है आना है। तो अगर आप मेरा चैनल आज पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।